नमस्कार। न्यूज टुडे उत्तराखंड में आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजेश शर्मा और मेरे साथ जो शख्सियत इस समय मौजूद है डॉक्टर ए के सक्सेना, जो कि जिपन इंस्टीट्यूट ऑफ जो जिपर है और जिन्हें आप इसके चेयरमैन हैं, यूपीसी स्कूल के भी चेयरमैन हैं। मैं बताना चाहता हूँ उत्तराखंड राज्य के लिए आप वरदान हैं। ये कोई शख्सियत नहीं है जो किसी नाम की मोहताज है। आपने फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में जो काम किया है, 150 प्लस, जहाँ तक मेरी जानकारी, एलोपैथी मेडिसिन का पैकिंग करा है। जो लखनऊ में ये जो है सीडीआरआई सीडी। सीबीआरआई के आप जो है डिप्यूटेटर है और पूरे वर्ल्ड में आपका नाम है मेडिसिन के नाम में, और एक अलग डॉक्टर ए के सक्सेना की एक अलग पहचान है। आइए, मैं आपका स्वागत करता हूँ। सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको पहले कि कौन कौन से अवार्ड से आपको नवाजा गया है और आप बेसिकली आपका क्या काम है। राजेश जी, सबसे बड़े पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सोचा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। इसमें सबसे ये बात है, मेरे को अवार्ड्स मिलने शुरू हुए। वैसे तो मेरा कैरियर बहुत अच्छा था, शुरू से यहाँ काशीपुर में पढ़ा, उदयराज में फर्स्ट डिवीजन आता था। बीएससी एमएससी वगैरह में फर्स्ट डिवीजन आया, मैंने पोजीशन भी ली। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, जो मुझे पहला अगर मैं कह सकता हूँ अवार्ड मिला, एक तरह से मेरिट स्कॉलरशिप पढ़ने में मिला हाई स्कूल में, वो तो सिंपल सी बात है। लेकिन मुझे मिली सीएसआईआर की फेलोशिप, जो कि पूरे इंडिया में आजकल नेट फेलोशिप होती है। उसको ही मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा। उसके बाद जो मुझे अवार्ड मिला वो था एलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट फेलोशिप, जो पूरे वर्ल्ड में, संसार में मेरिट होती है, और जिसमें केवल उस समय 400 साइंटिस्ट चुने जाते थे। और 400 साइंटिस्ट ऐसा नहीं कि केवल एक सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट को, यहाँ तक कि इकोनॉमिक्स को भी वो साइंस ही कहते हैं, क्योंकि हर चीज साइंस है, मैथमेटिक्स भी साइंस है। तो उसमें इंडिया से हर साल मुझसे 10-12 लोग शायद होते हैं सेलेक्ट, एवरेज 3 ज्यादा होते हैं। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो इसके उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि मैं उस फेलोशिप को पाने वाला वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि 25 साल से एज में आई एम द यंगेस्ट हम्बोल्ट फेलो एवर इन द वर्ल्ड। कि वो 25 साल की उम्र में ही मुझे फेलोशिप वो मिल गई। उसका मेन कारण ये था कि पीएचडी ही मेरी 22 साल में हो गई थी, और उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 25 साल है, सॉरी पीएचडी है। तो जब मैंने पीएचडी के बाद में उसको डाला, तो और नॉर्मली लोग 28 साल में करते हैं पीएचडी या 27, तो मेरे को मिला। और मेरा उस समय तक एक ड्रग इन्वेंट हो चुका था, मेरे पेटेंट्स थे, 35 पेटेंट थे उस तरह से एक ड्रग के। और जो भी था, सिलेक्शन मेरा हो गया, तो मैं जर्मनी गया उसको करने के लिए। तो वो मेरा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, एलेक्जेंडर फॉन हम्बोल्ट फेलोशिप। और वो किसी आदमी को पूरे लाइफ के लिए मिलती है। आज भी मैं हम्बोल्ट फेलो हूँ। जब भी कभी जर्मनी से ऊपर से जाओ तो उनका रूल होता है कि वो वहां एक दिन रुक जाइए तो 200 यूरोस पर डे आपको दे देंगे। और पता नहीं, मैंने उसके बारे में 30-35 बार मैं जर्मनी आता गया, जाता गया, लेक्चर्स दिए। तो वो एक फर्स्ट मेरा एक अवार्ड था, इंटरनेशनल अवार्ड। उसके अलावा फिर मुझे कुछ दिनों के बाद मैं जब इंडिया में फिर आ गया, तो मुझे यहाँ पे मिला बेस्ट यंग साइंटिस्ट ऑफ इंडिया अवार्ड मिलता है, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी देती है। वो 1983 में मुझे इंदिरा गांधी से मिला। उसमें क्या था, मैं केमिकल साइंसेस में आई वॉज बिलो 32 ईयर्स ऑफ एज, आई वॉज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट ऑफ दैट ईयर। वो मेरे को अवार्ड मिला। इसके बाद मुझे पी के बोस फेलोशिप अवार्ड होता है। इसके अलावा थेमिस यूनिवर्सिटी है। ये और इसके अलावा एक मुझे रैनबैक्सी रिसर्च अवार्ड, हाँ हाँ हाँ, फॉर्म मिला। तो हाँ, कंपनी जो कि रैनबैक्सी भी इंटरनेशनली सेलेक्ट करती है इंडियंस को, जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनको करती है। वो मुझे अवार्ड मिला रैनबैक्सी से। कितनी मेडिसिन का पेटेंट कर चुके हैं सर आज तक? एक्चुअली वैसे मेरी पेटेंट्स दो तरह से, एक तो मेरी पेटेंट्स करीब 72 पेटेंट्स है जो कि इंडिविजुअल पेटेंट्स हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि एक पेटेंट 35 कंट्री में है या 34 कंट्री में है, तो उस तरह से तो कई 100 पेटेंट्स हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि उनमें से जो ड्रग बना, राजीव गांधी ने रिलीज किया था उस ड्रग को 1986 में। उसका नाम है सेंट ब्यूटेंडोल, और सेंटोसिन के नाम से उसकी मार्केटिंग होनी थी। उतनी बढ़िया मार्केटिंग हुई हो नहीं पाई, पर ड्रग अपने में बहुत ही बढ़िया था, है अब मैं कहूँगा, क्योंकि वो शाइजोफ्रेनिया के लिए बहुत ही बढ़िया ड्रग है। जो शाइजोफ्रेनिया लोगों को चाहता है, पागलपन कहते हैं जिसको, तो उसमें लोगों के पास जो ड्रग्स हैं आज तक, अभी एक ड्रग रेस्पेरिडोन बाद में आई 90s लेट 90, जो कि अच्छी है, अदरवाइज निगेटिव सिम्टम्स को नहीं सही करती। इसमें वो निगेटिव सिम्टम्स भी सही। निगेटिव सिम्टम्स मतलब ये कि किसी आदमी को सोसाइटी में, वो जो उससे सफर करता है, उसको सोसाइटी में जाना नहीं चाहता या नहीं, तो वो निगेटिव सिम्टम्स होते हैं। तो उस ड्रग से वो निगेटिव सिम्टम्स नहीं आते। और उस तरह से अगर मैं देखा हूँ, हर मैंने ट्यूबरक्लोसिस में अभी काम किया, उसमें भी पेटेंट्स हैं।
और कार्डियोवेस्कुलर में था। मेरे एक ड्रग वो मार्केट में तो नहीं आ पाया, लेकिन वो इतनी बढ़िया लीड थी कि अगर, और वो देखिए आप साइंस में बड़ी अजीब, वो अजीब बात होती है, जो बिल्ली के एक हार्ट होता है, चूहे का हार्ट लिया जाता है, तो ये देखते थे कि ऐसा लेना चाहिए कि किसका हार्ट बंद हो गया, मतलब हार्ट अटैक हो गया, बंद हो गया, फिर कोई ड्रग दे दें स्टीम या कुछ करने के तो क्या होगा। तो लोग अभी तक उसको मॉडल को ये करते थे कि भाई पहले से दे देते थे, उसके बाद में ड्रग हार्ट को देखते थे उसका हार्ट काम कर रहा है कि नहीं, तो नॉर्मली हार्ट की वहां से ब्लड सप्लाई रोक देते थे, तो हार्ट बंद हो जाएगा। लेकिन अगर फिर ब्लड सप्लाई खोलते तो चलता था। तो मैंने उनसे कहा जो फार्माकोलॉजिस्ट वाले टेस्ट कर, मैं तो काम तो केमिस्ट्री का था, मैं बना के देता था, डिजाइन करता था इन ड्रग्स को। और डिजाइन करने में भी मैंने बहुत बड़ी एक जिसके लिए मुझे आजकल हिंदुस्तान में का फादर ऑफ यूएसएआर कहा जाता है, जनक, जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप कंप्यूटराइज टेक्निक्स हैं, जो कि शायद 1970s में लोग जानते भी नहीं थे, हिंदुस्तान में तो कोई नहीं जानता था। मैं उसको अपने से मैंने स्वतः किया, मतलब ऐसा नहीं था कि गाइड हो पीएचडी वो बताए ना, ये मेरे अंदर से आया प्रिडिक्शन। तो आज उससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को, एक्टिविटी होगी कि नहीं होगी, उसी के यूज करते हुए मैंने वो मॉलिक्यूल बनाया। और मैंने कहा भाई ऐसा करो, पहले हार्ट बंद कर दो, इसका मतलब जैसे वो देखते हैं ना उसके हार्ट की वो आती है वाइब्रेशन, वो बिल्कुल रेजोनेंस सीधी लाइन आई, अब आप ड्रग दे दो तो वो रिवाइव कर जाता है। तो दवाई के खोज में, जो कि सेंट्रल ड्रग्स इंस्टीट्यूट है जहां मैंने काम किया, वहां तो दवाई की खोज ही होती है, तो उसमें मेरा उसमें भी बड़ा अच्छा था। फिर एक बहुत बड़ी चीज थी जिस समय उस समय लोग नहीं जानते थे, वो कहते थे साहब आपका ड्रग जो है ब्लड प्रेशर कितना वो करेगा, कैसे पता लगे। तो आर्टिफिशियल न्यूरल नेट जो आजकल एआई के नाम से अब आया, इसको मैंने 1980s में ही काम किया इस पे और पब्लिश किया अच्छे से अच्छे जर्नल्स। तो ये मेरा जो रिसर्च का इंटरेस्ट था वो बढ़ा और इससे पब्लिकेशंस भी हुए, और मेरा पैशन है रिसर्च। मेरी लेबोरेटरी में जाने का टाइम रात को, जैसे लोग तो 5 बजे वापस आ जाते हैं, 5:30 ऑफिस बंद हो जाता है 9 बजे से, मैं मेरा यूजुअल टाइम 8:30 9 था। और जब मैं यंग लड़का था तो समझ लो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, यहाँ तक कि 2 2 3 3 नाइट्स में मैं काम करता था कंटिन्यूसली। डॉक्टर साहब, आपकी पारिवारिक प्रश्न के दादाजी के बारे में बताएं, परिवार के बारे में। वो काशीपुर से आपके क्या संबंध है? इतना सब कुछ छोड़ के आप काशीपुर में जो है, ये बात थोड़ा सा। नहीं, ऐसा है कि हम लोगों की जो परिवार था वो मेरे ग्रैंडफादर, 4 भाई थे और वो लोग बेसिकली गढ़ियाल एक यहाँ विलेज है, वहां पे उस गांव में से थे। तो फिर मेरे ग्रैंडफादर यहाँ शिफ्ट किए और लोग भी आए, मेरे उनके जो 4 भाई थे वो भी। और काशीपुर में मेरे फादर एक टाइम में से लेट 40s में, लेट 15 नायबसारदार थे। तो आप देखते हैं यहाँ पे जितने लैंड अलॉट हुई उस समय, जब पार्टीशन के बाद में लोग आए, उन सबको लैंड अलॉट किया उन्होंने, काफी काम किया काशीपुर क्षेत्र के लिए। और फिर उनका जो ट्रांसफर होता रहा, लेकिन वो पेश काशीपुर में भी रहे, रामनगर में पेशकार भी रहे, बाजपुर में भी रहे, फिर तहसीलदार भी रहे, लास्ट में उनका रिटायर एज एसडीएम हुए। और मेरे ग्रैंडफादर ने भी किसी तरह पटवारी भी रहे वो शुरू में, लेकिन वो फिर टीचिंग में भी रहे। और हमारा एक यहाँ पे जो जमीन थी, फॉर्म वगैरह था ग्रैंडफादर के का, उसको मेरी मदर देखती थी, मदर का भी बड़ा बड़ा योगदान है। तो पैदा मैं यहीं हुआ, काशीपुर में, अल्लीका मोहल्ले में, और थाना साबिक का नाम है उसका। और फिर मेरी सारी अर्ली एजुकेशन यही हुई अप टू 12th क्लास काशीपुर। उसके बाद मैं फिर बीएससी करने के लिए गाजियाबाद गया एमएस कॉलेज में, वहाँ से मैंने बीएससी की, एमएससी की। पर असली मेरे फादर और सारी फैमिली मुझे बनाना चाहती थी डॉक्टर। तो उनका था कि भाई यहाँ पे आके अपनी प्रैक्टिस कर लेगा, थोड़ी हमारी जमीन भी आपने देखा होगा केपीसी के सामने हमारा, तो यहाँ वो बन जाएगा, पास में क्लिनिक खोल लेगा। तो लेकिन मेरी उम्र बहुत कम थी, कुल 11 साल, 12 साल मैंने हाई स्कूल कर लिया था लगभग, तो 17 साल होनी चाहिए। तो फिर सोचा इंटरमीडिएट करके बीएससी करें, बीएससी के बाद एमएससी करें। एमएससी करके मैं, और मेरे से फर्स्ट डिवीजन आई, बीएससी में फर्स्ट डिवीजन आई, पढ़ने में मैं काफ़ी ठीक था। तो उसके बाद में मैं सीपीएमटी में बैठा तो उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने सोचा था मैं तो सेलेक्ट हो ही जाऊंगा। उस सिलेक्शन ना होने की वजह से बाद में ये हुआ कि मैं कैसे, ये भी अजीब है कि भगवान मुझे मिले, अगर मैं आप कहो तो मैं बताऊं ये स्टोरी कि कैसे मैं बना। तो मैंने एग्जाम दे दिया था, मैं नहीं जानता था पीएचडी भी करने की कोई मतलब था ही नहीं, और ये पूरी उम्मीद थी कि मेरा सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो मैं बनारस से देहरादून जा रहा था, रास्ते में लोगों ने बताया रिजल्ट लग गया सीपीएमटी का।
तो मैंने कहा कहाँ है, अखबारों में है, क्योंकि मैं तो बहुत उसी पे सारा डिपेंडेंट था। तो लोगों ने कहा लखनऊ मेडिकल कॉलेज में रिजल्ट मिल जाएगा देखने को। तो लखनऊ मैंने अपनी जर्नी ब्रेक की, एक रिक्शे वाले को तय किया 8 रुपए में लखनऊ घुमाने के लिए। ये बात 1969 जुलाई की है लगभग। तो गया और मैं मेडिकल कॉलेज गया, देखा वहाँ मेरा रिजल्ट में नाम ही नहीं है 5 मेडिकल कॉलेज से। तो बहुत अथाह था, मतलब वो शायद मेरी लाइफ का पहला ऐसा मौका था जहाँ मैं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अभी अब जब तक उससे पहले मैं हर चीज़ों में बढ़िया से बढ़िया नंबर लाता था, टॉप में रहता था, तो मुझे लगा मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो एक बात मैं ये भी कहूँगा लोगों से, इस जो लोग देख रहे हैं, कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ कि आप कभी भी हतोत्साहित ना हो। तो खैर मैं बाद में आ गया बाहर और रिक्शे वाला से मैंने कहा मुझे वापस तू स्टेशन ले चल, क्योंकि 8 रुपए में घुमाना है, तो पैसे मैं तुझे दे दूंगा, पर मेरा मन नहीं लग रहा, क्योंकि मन इसलिए नहीं कर रहा घूमने के लिए जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। पर वो रिक्शे वाला मेरे लिए भगवान था। वो रिक्शे वाले ने कहा अरे आप अभी भी जाएंगे, ट्रेन तो आपकी 3:30 बजे है, तब तक आप फिर बोर होंगे वहां पे, तो मैं घुमा देता हूँ आपको। आज का रिक्शे वाला नॉर्मल होता, सोचता 8 रुपए तो अभी मिल रहा है, पूरे घुमाने की जरूरत क्या है, लेकिन उसने मुझे फिर ले चला। पर मैं चीजें देखी नहीं, इमाम बाड़े जाए, दिखाया, मैंने कहा ठीक देख लिया, अब आगे चलो, क्योंकि मेरा मन तो बिल्कुल लग नहीं रहा था, सोच रहा था घर ही पहुंचू किसी तरह देहरादून। उसके बाद रेजिडेंसी आई, वहां पे एक रेजिडेंसी है, वहां मैंने पानी पिया नलके से, गर्मी काफी थी। उसके आगे चला, मैं सोचता रहा मैं करूंगा क्या, मैं तो इसमें सिलेक्शन हुआ नहीं। तो देखा मेरे बाएं हाथ पे एक बिल्डिंग बड़ी है, 76 मंजिल पैलेस, जिसमें लिखा हुआ है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो मेरे अंतर से प्रेरणा हुई कि मेडिसिन में मेरा इंटरेस्ट है, तो क्यों ना देखा जाए यहाँ क्या रिसर्च होती है। तो मैं रिक्शे वाले से कहा भाई मुझे रोको यहाँ रिक्शा। मैं रिसेप्शन पे गया, तो रिसेप्शन पे जाके मैंने पूछा लोगों से कि भाई यहाँ कैसे एडमिशन होती है रिसर्च में। उनका आप कहाँ से आए, मैं कहा मेरे चले, बोले साहब यहाँ तो सब टॉपर आते हैं और ऐसे नहीं होता, आपका तो कोई कुछ है वो। मैंने कहा नहीं मेरे पास कुछ है तो नहीं। तो फिर मुझे को दिमाग में आया कि डायरेक्टर जो है, क्योंकि मेरे फादर मजिस्ट्रेट थे देहरादून में, तो कभी हमें कोई घुमाने जाते तो एफआरआई जाते थे तो डायरेक्टर से बात करता था, उनका पीए पेशकार जो होता है। तो मैं ऐसा डायरेक्टर सबसे बड़ी चीज होती है इंस्टीट्यूट। मैं कहा डायरेक्टर से मिलना चाहता हूँ। तो कहने लगा कि डायरेक्टर साहब तो मीटिंग में है, कि आपने अपॉइंटमेंट लिए 3:30 बजे के बाद का, मिल पाए तो मिल पाए। तो मैंने कहा ठीक छोड़ो, 3:30 बजे ट्रेन है, मैं चल दिया। मैं दोबारा रिक्शे में आगे बैठ गया, मैंने कहा चल भाई आगे चल। रिक्शे वाले ने कहा मैं आपको सूट दिखाऊंगा, आप आगे हजरतगंज आए। तो मैंने कहा भाई ये बताओ यहाँ यूनिवर्सिटी कहाँ है। बोला ये यूनिवर्सिटी, और इसके पीछे वहीं थी। तो मैंने कहा चलो यूनिवर्सिटी में चलो, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अब देखिए कोई और रिक्शे वाला होता जिसने तय किया लखनऊ घुमाना, वो नहीं जाएगा। पर वो रिक्शे वाला कुछ मुझसे इम्प्रेस था, तो उसने जो भी था, या उसको कुछ हमारी आत्मीयता थी, वो वहां ले गया केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। वर्चुअली वहां मेरा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा कैसे रिसर्च करके अपने खर्चे से कर लें, काफी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि अरे तुम्हारा इतना अच्छा कैरियर है, इतना अच्छा जानते हो, तो हमारे यहाँ क्यों आ रहे हो, हम तो तुम्हें ले ही लेंगे। बढ़िया जगह जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी जाओ, बीएचयू जाओ। अरे सीडीआरआई में क्यों नहीं जाते, बहुत टॉप चीज है। तो मैंने कहा सीडीआरआई आपका मतलब वो, मैं तो वहां गया था। तो बोले नहीं भाई वहां तुम किससे मिले। मैंने कहा मैंने रिसेप्शन पे कहा। अरे बोले छोड़ो, तुम वहां डॉक्टर नित्यानंद से मिलो, वो वहाँ केमिस्ट्री के हेड है, और कहना डॉक्टर एबी सेन ने मुझे भेजा है, अगर उनके पास कोई जगह होगी तो तुम्हें दे देंगे। कोई फेलोशिप स्कॉलरशिप कुछ भी, बिना स्कॉलरशिप के काम नहीं होता। अब मैं रिक्शे वाले फिर आ गया, फिर मैं वही रिसेप्शन पे आया पूछने। वो बोला मुझसे आप फिर आ गए। तो मैंने कहा भाई मुझे अब ये बताओ कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट डॉक्टर नित्यानंद कहाँ मिलेंगे। तो उसने मुझे बता दी जगह, अक्रॉस द रोड। अब वहां मैं जाता हूँ, रिक्शा बाहर खड़ा रहता है, जाता हूँ तो जाके ये पता करता कि केंद्रीय उसका औषधि, उसको कहते हैं मेडिसिन केमिस्ट्री, औषधि विज्ञान, औषधि रसायन विज्ञान मतलब जो डिपार्टमेंट था। तो वहां मैं एक आदमी से टकरा जाता हूँ, और टकरा के उसके हाथ से सारी फाइलें गिर जाती, फाइलें गिर जाती हैं। तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। तो उन्होंने कहा कहाँ से, क्या बात। तो मैंने कहा आई वांट टू मीट डॉक्टर नित्यानंद, इंग्लिश में बोला मैंने। उन्होंने अपनी फाइल रखी, उठाने लगे थे वो भी फाइल, बहुत बढ़िया जेंटल पर्सन, कहा आई एम नित्यानंद, हाथ मिलाया मुझसे, कम। बड़ा इंप्रेसिव पर्सनैलिटी, एकदम सफेद, नोबेल लॉरिएट के संग काम किया वो बड़ा साइंटिस्ट। अब आप समझिए कि कुछ पुराने जन्म के वो रहे होंगे, जो भी था वो मुझे गुरु मिल गया। और मुझे अंदर अपने कमरे में ले जाके बैठ गए कुर्सी में, और मुझे सामने बिठाया। तो कहा कि क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ऐसे ऐसे। तो मैंने कहा मैं मेडिसिन पढ़ना चाहता हूँ,
और मेडिसिन वो करना चाहता हूँ, तो मैंने इसलिए बायोलॉजी से इंटरमीडिएट किया। मैं हाँ ये कहना बताना भूल गया, बीएससी पहले मैथमेटिक्स से की, फिर एमएससी के साथ साथ इंटर बायोलॉजी से किया था, तभी सीपीएम के बैठा। बोले नहीं नहीं, मैथमेटिक्स की बहुत वैल्यू है तुम्हें, मैं कहा मैं तो बीएससी हूँ मैथमेटिक्स। फिर उन्होंने छोटी छोटी बातें पूछी, बहुत इंटरव्यूज। तो कोई एक सब्जेक्ट था जिसको मैं एमएससी में अपने को तोप समझता था, क्योंकि जो टीचर मुझे पढ़ाते थे उनसे मुझे ज्यादा आता था। तो मैंने उनसे कह दिया आई एम मास्टर ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी को। जबकि आज मुझसे कोई पूछे, आज भी मैं कहूंगा मैं एबीसी कर रहा हूँ उस सब्जेक्ट में, जिसको मैंने इतने साल पहले कह दिया मास्टर हूँ। क्योंकि कहना कुएं का मेढक होता है, उसको तो पता नहीं तो दुनिया क्या है। तो खैर वो आए, फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद में मुझे गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप भी मिल गई, CSIR। वो भी अपने में अवार्ड ही होता है। उस जमाने में 300 रुपए थी, आजकल तो 35,000 रुपये महीना मिलता है। तो मैंने वहां रिसर्च ज्वाइन कर ली। और तो ये मेरे मतलब कैसे मैं रिसर्च में गया, ये भी मैंने आपको इसमें मेरी बात आ गई। और फिर सोचिए कि अगर मैंने एमबीबीएस में एडमिशन लिया होता, वो भी केजीएमसी में, तो मेरे को 5 या 6 साल लगते। मैं उस लेवल पे पहुंच गया, एमडी के स्टूडेंट्स के संग मेरी इंटरेक्शन होने लगी, क्योंकि हमारा रिसर्च उससे मिलता है। और मेरा ड्रग भी शाइजोफ्रेनिया का था। तो आप समझिए कि कहाँ तो मैं अगर वहां फर्स्ट ईयर में पढ़ता होता, कहाँ मैं 6 साल के बाद एमडी होती है उसके बराबर पहुंच गया, क्योंकि मैं तो एमएससी था। भगवान ने एडवांटेज दिया। और इतना बड़ा कि वो ड्रग आगे बढ़ के ड्रग भी निकला, राजीव गांधी ने रिलीज किया एज ए ड्रग इन द कंट्री। तो ये मेरा एक तरह से वो था कैरियर, कैसे मैं घुसा इस लाइन में। मेरा आखिरी प्रश्न सीधा आपसे ये है कि इतना सब होते हुए जैसे आपको तो फॉरेन वाले आज भी तो हाथों से लेते हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट आपके यहाँ आए हैं, मैंने देखे हैं। हाँ आप कॉन्फ्रेंस कराते हैं, वर्ल्ड का साइंटिस्ट आता है, आपको हर आदमी जानता है। हाँ। फार्मास्यूटिकल लाइन में आपने लोहा बना, फिर ये काशीपुरी क्यों चुना आपने, क्या वजह दी, नहीं, क्या बात की? नहीं, इसके लिए मुझे बहुत काफी काफी हर चीज मेरे संग बहुत बड़ी स्टोरी हो जाती है। एक्चुअली मैं तो सीबीआरए में साइंटिस्ट था। तो हमारे फादर का सत्य आश्रम है। हमारी बुआ जी भी थी, पार्वती देवी, वो है म्यूनिसिपल स्कूल, म्यूनिसिपल जो प्राइमरी स्कूल थे उसकी हेड मिस्ट्रेस रही, बाद में इंदिरा गांधी जूनियर हाई स्कूल था उसमें भी रही। तो उनको रिटायर हुई थी, उनको कुछ पैसा मिला था थोड़ा बहुत फंड का। तो उन्होंने, पिताजी ने कहा कि भाई तुम क्या कर सकते हो। तो वही हमेशा कहते थे, जब मैं विदेशों में जाता था, आप समझिए मेरा एक पैर हवाई जहाज में रहता था, एक पैर वहाँ, बहुत यहाँ लेक्चर वहाँ लेक्चर, इस देश वहाँ देश। और नाम भी निकलता था अखबार वहां पे काफी कुछ। तो मेरे फादर कहते, जंगल में मोर नाचा किसने आया, तुम वहां कर रहे हो नाम लखनऊ में कहीं भी, तो तुम विदेशों में जा रहे हो, तो तुम काशीपुर के लिए क्या करो। इसलिए मुझे ये बात थी कि मुझे कुछ करना है। तो बुआ जी के उससे उन्होंने कहा, मैं जमीन मेरी हो गई, ये लेना तुम्हारे पास, बुआ जी 1 आध लाख रुपए 1.25 लाख इनके पास है, देती हैं, क्या तुम स्कूल चला खोल सकते हो यहाँ। तो मेरी एकदम हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मैं तो साइंटिस्ट था, मेरा हमारा ये था जो कहेंगे सो करेंगे, झूठ मतलब हो नहीं होता। मेरे पिताजी का भी सत्य आश्रम है, वो भी झूठ नहीं बोलते। और उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया कि सत्य की चेरी है, लक्ष्मी सत्य की चेरी है। ये उनके एक रिसर्च थी। उनका तुम्हारी तो पीएचडी मिल जाती है, मेरी पीएचडी तो मेरे मरने के बाद मिली। और आप देखिए उनके में सत्यता थी, तो सत्य की चेरी है। आज उनकी डेथ के बाद उन्होंने जो कुछ बनाया उससे कई गुना बढ़ गया। भले ही चाहे उसमें कुछ मेरा भी योगदान हो, लेकिन बढ़ा। तो ये उनका बड़ा एक अच्छा वो था। उसी के संदर्भ में मैंने इसीलिए कहा कि जंगल में मोर नाचा किसने जाना, कि मैं काशीपुर के लिए कुछ करूं, जहां मैं पैदा हुआ। ये वो कहते थे आपके दादा, हम सब यहाँ है, तो यहाँ क्या कर रहे हैं काशीपुर, काशीपुर को क्या दे रहे हैं। तो उसी उसमें हम लोगों ने यहाँ पहले स्कूल बनाया, केपीसी स्कूल है, फिर मैंने ये इंस्टीट्यूट बना दिया, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। और अब हमने एक ग्लोबल इंस्टीट्यूट नर्सिंग एजुकेशन रिसर्च बना रहे हैं। हो सकता है आज बाद में मेडिकल एजुकेशन का भी कुछ करें। तो ये सब आगे बढ़ता ही जाएगा। और मेरा बेटा जो है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब मेडिकल साइंसेस में है, काफ़ी आउटस्टैंडिंग है, डब्ल्यूएचओ में कंसल्टेंट भी है, और डॉक्टर है, तो वो भी कुछ देखेगा, उसको देखना ही चाहिए। तो इस तरह से। और मेरी बेटी जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी में वो है, बायोकॉन कंपनी में है एज ए प्रिंसिपल साइंटिस्ट, और सब तो मैनेजर हो गया, शिप मैनेजर। तो इस तरह से हम लोग का परिवार जो है चल रहा है। और एक हमारे उस मेरे उस पे बहुत ज्यादा अफेक्ट एक और हमारे सेंट थे, बसु महाराज, उनका भी बहुत था। हाँ, बसु महाराज जो थे, उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है मेरी लाइफ में। वो हमारे यहाँ से हमारे पिताजी को फिर 1957 में मिले, पौड़ी में। और वो एमएससी टॉपर थे, गोल्ड मेडलिस्ट फिजिक्स में 1937 में, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता से। और उनको
1200 रुपए की तनख्वाह उस बंदे ने 1942 में छोड़ दी और संन्यास ले लिया। और संन्यास लेने के बाद 14 साल नहीं बोले। वो वसु बाबा, मैं उनको वसु बाबा कहता हूँ, उन्होंने, वो भी सत्य के बहुत वो थे। मतलब मुझसे कहते थे, अगर मेरे पास सीरियल लखनऊ भी चले आते थे प्रेम में, वैसे किसी से मिलते मिलते भी बहुत नहीं थे। वो कहते थे, आई हैव नॉट कम ऑन दिस अर्थ टू बी फूल द फूल्स बाय डिलीवरिंग लेक्चर्स एंड मेकिंग प्रोपेगेंडास। क्योंकि अपने में उनको सेल्फ रियलाइजेशन था। आप सोच सकते हो इस लेवल का आदमी अगर 25 30 40 साल तपस्या करेगा तो क्या करेगा, जिसका वो लेवल रहा हो गोल्ड मेडलिस्ट का उस समय। उनका बड़ा रहा। उन्होंने हमारे यहाँ शरीर भी छोड़ा काशीपुरी में, हमारे आश्रम में पिताजी की। और साथ और में पीछे उनके पीछे ओम भी आ गया, तो उसकी पूजा करते हैं। और जो पिताजी ने मंदिर बनाया उसमें रोज पूजा होती है केपीसी में, और मैं तो अपने वहां करता ही हूँ। और मैं दूसरा ही बात बताऊँ, मेरा काफी कुछ इसमें भी इंटरेस्ट है। साइंटिस्ट हूँ, पर साइंस ही सारी चीज है। जो हमारी साइंस यहाँ की खत्म होती है, उसके बाद दूसरी साइंस शुरू होती है, जो कि आप बहुत देखते हैं, परा मतलब ऑकल्ट साइंसेस जो है। और ऑकल्ट साइंसेस का ही बहुत बड़ा वो है, जिसको मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है और करता भी हूँ। तो अभी मैं इसमें ज्योतिष पढ़ना भी शुरू कर दिया, इसलिए क्योंकि उन सब चीजों को जानने के लिए, उसको मिलाने के लिए। तो बहुत बड़ा वास्ट है, हमारे पास बहुत कम समय है। और मैं बच्चों से सबसे कहता हूँ, भाई मेरा तो पैशन ये है, और पैशन को अगर हम प्रोफेशन बना लें, रिसर्च को, तो की टू सक्सेस। इसी उसमें मैं आज भी, मेरा ऑलमोस्ट 74 ईयर्स की एज होने है, 74 75, तो अभी भी मैं पब्लिश करता हूँ, अभी भी एक्टिव रिसर्चर। जबकि लोग 60 में रिटायर होते हैं, गवर्नमेंट ने मुझे खुद ही 70 साल तक रिटायर करवाया। और अभी भी है, अभी भी मेरे इस इंस्टीट्यूट में जो काम करते हैं लोग, मेरे संग काम करते हैं, तो एक बढ़िया हुआ है। और सब लोगों को यही करना चाहिए अपने जीवन में। थैंक यू। थैंक यू।